जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 01/2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए हम तैयारी जारी कर चुके हैं। आज महा मैराथन क्लास है, इसमें हम जीके जीएस का 1000 मस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी आने की संभावना रहेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को, बिस्मार्क को, महात्मा गांधी को और अब्दुल गफ्फार खां को। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिस्मार्क, बिल्कुल सही जवाब है। सरदार पटेल को लौह पुरुष या आयरन मैन के नाम से जाना जाता है और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य यानी 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब्दुल गफ्फार खान पहले ऐसे विदेशी है जिनको भारत रत्न मिला है और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है, सीरा कहा जाता है, ग्रंथि और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, धमनी, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बारे में थोड़ा सा बारीकी से जान लेते हैं कि धमनी का, शरीर में धमनी का क्या कार्य है और शीरा का क्या कार्य है। तो देखिए, शरीर में धमनी का कार्य है कि हृदय में जितने भी शुद्ध रक्त है शरीर के विभिन्न भागों में उसको पहुंचाना, यानी शुद्ध रक्त को परिसंचरण करना धमनी का काम है, जो कि हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाती है। लेकिन इसके विपरीत काम है शीरा का, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को लेकर वो हृदय में पहुंचती है। ये शीरा का काम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 25 से 28 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, हमारे संविधान में टोटल भाग की संख्या है वो 22 है। 22 भाग में से जो तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान समय में 6 है, जो कि निम्नलिखित इसके बारे में जान लेते हैं। 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक है समता का अधिकार। समता के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है 14 से लेकर 18 तक। सेकेंड नंबर पर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरे स्थान पर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 जो अनुच्छेद है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथे नंबर पर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि 25 से 28 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यही है जो कि प्रश्न पूछा गया है। 5वें नंबर पर आता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो कि 29, अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। और सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इस अनुच्छेद को संविधान के आत्मा के रूप में कहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। 4 प्रश्न है आपके सामने कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, बिम्बिसार, अलाउद्दीन खिलजी और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब कौन था? सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी की युद्ध है जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किस बीच में लड़ा गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के गवर्नर के बीच और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। तो उस टाइम बंगाल के नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि जीता था और उसका नेतृत्व किसने किया था, तो लॉर्ड कार्लवाइस के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया था। और लॉर्ड कार्लवाइस प्रथम में बंगाल के गवर्नर थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने, होक्काइडो द्वीप कहाँ स्थित है, अमेरिका में, चीन में, जापान में और भारत में। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। होक्काइडो द्वीप किस देश में स्थित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं जापान, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कार्य करने की दर कहलाता है ऊर्जा, बल, शक्ति और भार। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए कार्य करने की दर को अगर दर हो जाए तो उसको शक्ति कहते हैं। अगर कार्य करने की क्षमता बोल दिया जाए तो उसको ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है और शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। बल का SI मात्रक और भार का SI मात्रक, दोनों का SI मात्रक न्यूटन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मेपल का पत्ता कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है, ईरान का, इराक का, कनाडा का और साइप्रस का। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मेपल का पत्ता कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कनाडा, बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा इसके राजधानी के बारे में जान लेते हैं चारों देश के। ईरान की राजधानी कहाँ है, तो ईरान का राजधानी तेहरान है। इराक की राजधानी बगदाद है। कनाडा की राजधानी ओटावा है और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। इसका राजधानी भी याद रखिएगा, कभी कभी राजधानी भी देश का पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर, 2 जून, 21 जुलाई और 6 सितंबर। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1 अक्टूबर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, डी या इनमें से कोई नहीं। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। दौड़ते समय व्यक्ति के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उसके रक्तचाप है जो कि बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई व्यक्ति सोते अवस्था में यानी पूरा निंद्रा में है, उस टाइम उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस टाइम उसका रक्तचाप है जो कि घट जाता है। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। रक्त का अध्ययन को क्या कहते हैं। एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि रक्त का pH मान कितना होता है। जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए कि रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हेमाटोलॉजी कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से ज्वाइन करके आप जितने भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है इस चैनल पर, सभी का आप PDF डाउनलोड करके आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न आपके सामने, अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मनी प्लांट किस से बैंक का ATM नेटवर्क है। कोटक महिंद्रा बैंक का, बंधन बैंक का, कर्नाटक बैंक का और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है कि मनी प्लांट किस बैंक का ATM नेटवर्क है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं कर्नाटक बैंक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। पुणे में, नागपुर में, खड़गवासला में, अहमदाबाद में। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी पुणे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि चिली की राजधानी कहाँ है? साइप्रस है, बैरूत है, चेकोस्लोवाकिया है और सेंटियागो है। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो चिली की राजधानी कहाँ है? तो सेंटियागो है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा कि शब्द रहेगा, टर्म रहेगा और किस खेल से संबंधित है आपको बताना होता है। तो यहाँ पर शब्द है जो कि चक्कर है। चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है आपको बताना है? हॉकी में, फुटबॉल में, गोल्फ में और पोलो में। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? ये शब्द ये पोलो में किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी राज्यपाल बता रहे हैं उनका आंसर बेहद ही सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा, बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा, लियाकत अली खान, मौलाना मोहम्मद मीर के द्वारा। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बिल्कुल सही जवाब है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6 बार अध्यक्ष बने थे। कितने बार अध्यक्ष बने थे? तो ये 6 बार बने थे, याद रखिएगा। प्रथम मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी 1887 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि मुद्रण का विकास किस देश में हुआ? अमेरिका में, स्वीडन में, चीन में और जापान में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुद्रण का विकास किस देश में हुआ? तो ये चीन में हुआ। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही ऑप्शन चुन रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि इको मार्क किससे संबंधित है? प्रदूषण से, पर्यावरण से, महिला सुरक्षा से और खाद्य पदार्थ से। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इको मार्क किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट कीजिए 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इको मार्क जो है ये पर्यावरण से संबंधित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का चुनाव कर रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब चुन रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? 324 ईसा पूर्व में, 336 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 326 ईसा पूर्व, जिसमें कि पोरस की हार हो गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? विंग्स ऑफ फायर, माई एक्सपेरिमेंट जर्नी, टू दी अर्थ और लाइव विथ नेचर। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का साथ जा रहे हैं यानी विंग्स ऑफ फायर बिल्कुल ही सही जवाब है। एक 21वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? यानी किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? इंडोनेशिया को, नॉर्वे को, कतर का और न्यूजीलैंड को। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का चुनाव कर रहे हैं यानी न्यूजीलैंड बिल्कुल ही सही जवाब चुन रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि मैला आंचल के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, नीरज सिंह चौधरी और व्योमकेश मुखर्जी। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मैला आंचल के लेखक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है फणीश्वरनाथ रेणु बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। 23वां प्रश्न है, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। देखिए, अगर सिरका का पानी बोला जाए तो उसमें कितना परसेंट एसिटिक अम्ल का मात्रा रहता है? 30%, 40%, 10% और 5% आपको बताना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी 5% बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेबसाइट है, वेब पेज है, एप्लीकेशन है, वेब ब्राउज़र है। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, वेब ब्राउज़र, बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न है आपके सामने, किस भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई? अधिनियम 1917, अधिनियम 1935, अधिनियम 1921 और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई? तो अधिनियम 1935। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि OCR का अर्थ क्या है? यानी OCR का आपको फुल फॉर्म बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? OCR का इनमें से कौन सा फुल फॉर्म होगा? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि समय का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, पीरियोडोलॉजी और हीरोलॉजी। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? समय का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो होरोलॉजी कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि हजरत बल दरगाह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर, बिल्कुल ही सही जवाब है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल दरगाह स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर और 25 दिसंबर। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मानवाधिकार दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं 10 दिसंबर, बिल्कुल ही सही जवाब चुन रहे हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व कौन करता है? अंचलाधिकारी, वार्ड परिषद, ग्राम सेवक और मुखिया। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक के द्वारा किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब चुन रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न आपके सामने कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? यानी ब्राह्मी लिपि को कौन सही से पढ़ा था और इसको स्पष्ट किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जेम्स ए प्रिंसेप, बिल्कुल ही सही जवाब है। सम्राट अशोक के द्वारा जितने भी शिलालेख लिखा गया था, सभी ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। और सर्वप्रथम किसके द्वारा यह पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है, ताबोड्डा बाग आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में? उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र और झारखंड। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ताबोड्डा बाग आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1526 ईस्वी के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1526 से पहले बाबर ने भारत पर
कुल 4 बार आक्रमण किए थे। अगर 26 को ऐड किया कर लिया जाए तो 5 बार हो जाएगा। सर्वप्रथम कब आक्रमण किए थे? तो 1519 ईस्वी में अपना पहला आक्रमण भारत पर किए थे। और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था 1526 में, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें इब्राहिम को युद्ध क्षेत्र में मारे थे और मुगल वंश के नींव रखे थे और स्थापना किए थे। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था, इसके बारे में जान लेते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजय हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा और अब बाबर के बीच में, जिसमें कि बाबर का विजय हुआ था। उसके बाद से 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था मेदिनी राय तथा बाबर के बीच में, इसमें बाबर का विजय हुआ था। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था अफगान तथा बाबर के बीच में, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। 1530 ईस्वी में बाबर का देहांत हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न आपके सामने कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड इरविन के, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मेयो। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो 3। प्रथम हुआ था 1930 ईस्वी में, दूसरा 1931 ईस्वी में और तीसरा 1932 ईस्वी में। इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। महात्मा गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न आपके सामने है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? अनुच्छेद 64, 110, 121, 143। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि सीताबेंग गुफाएं किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में और मध्य प्रदेश। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सीताबेंग गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब चुन रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि धूम्रपान किसे नुकसान पहुँचाता है? किडनी को, फेफड़ा को, यकृत को, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? धूम्रपान किसे नुकसान पहुंचाता है? तो ये फेफड़ा को नुकसान पहुंचाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है, कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयचंद, जय सिंह, मूलचंद और अकबर। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी जय सिंह बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब चुन रहे हैं। प्रश्न है आपके सामने कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी केरल बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। पेरियार नदी पर एक बांध है जिस हमेशा बार बार पूछा जाता है। पेरियार नदी पर एक बांध है जिसका नाम है इडुक्की बांध, तो याद रखिएगा गया ये। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि जिप्सम को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और बुझा हुआ चूना। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? जिप्सम को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में, नासिक में, पुणे में और कोलकाता में। बताइए 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर कोरपरा, CORPA का फुल फॉर्म आपको बताना है। इनमें से चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि सही आंसर कौन सा है। इसमें से सही फुल फॉर्म क्या है? तो
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसका सही फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के अनुच्छेद 51 के ए किस भाग से संबंधित है? भाग 1 से, भाग 2 से, भाग 3 से और भाग 4 से। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, भाग 4 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए भाग 1 में किसके बारे में व्याख्या किया गया है? तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है और इसमें संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 2 है, इसमें नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है, वो भाग 2 है। टोटल भागों की संख्या कितना है? तो 22 है। भाग 3 है, इसमें मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। टोटल 6 मौलिक अधिकार है, इसके बारे में वर्णन भाग 3 में किया गया है। ये अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है भाग 3। भाग 4 जो है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है, जो कि भाग 4 है। इसके बाद से जो भाग 4 के एक ए है, इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है और इसी में अनुच्छेद 51 के ए है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने। संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? सिक्किम का, मणिपुर का, मिजोरम का और मेघालय का। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? संघाई हिरन किस राज्य की राजकीय पशु है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी सिक्किम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देते हैं? परिवर्तन, अपवर्तन, डिजिटल प्रभाव और इनमें से कोई नहीं। धुआं हो या दूध हो, उसमें हम जब लाइट जलाते हैं तो हमको प्रकाश है जो कि दिखाई देता है, वो किस कारण से दिखाई देता है आपको बताना है। तो डिजिटल प्रभाव के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने। घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य में संबंधित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? 1, 2, 3 और 4। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है और इसको जब इलेक्ट्रॉन कोष के माध्यम से इसको भरा जाए तो पहले में 2 होगा और दूसरे में 4 होगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कोष होता है, के और एल। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, पारसी धर्म से और जैन धर्म से। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो ये पारसी धर्म से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो नवरोज त्यौहार है ये बलवन के द्वारा शुरू किया गया था और पारसियों का ये न्यू वर्ष होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है? F बराबर R, 2R बराबर F, R बराबर 2F और R बराबर 3F। बताइए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच के संबंध आपको बताना है। तो जो वक्ता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी के दुगुना होता है। तो R बराबर F2, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो F बराबर R/2 हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, मेनार्ड किंग्स के द्वारा और पीसी महालनोबिस के द्वारा। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय की सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी। 13 नंबर प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है? V बराबर IR, W बराबर VT, I बराबर VR और R बराबर VI। बताइए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है?
ओम का नियम इसमें से कौन सही संबंध है आपको बताना है। तो V बराबर IR होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही बता रहे हैं। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी है वित्त आयोग और डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि जैन शब्द जिन शब्द से निकलता है जिसका अर्थ होता है ज्ञानी, विजेता, विद्वान और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो जैन शब्द है वो जिन शब्द से निकलता है तो इसका अर्थ क्या होता है, तो विजेता होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि मासिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है। विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होता है वो मासिन राम होता है जो कि मेघालय में स्थित है। और ये जो मासिन राम है ये किस पहाड़ी पर स्थित है आपको बताना है। जयंतिया, गारो और खासी। गारो, खासी, जयंतिया तीनों ये जो पहाड़ी है इस पर गारो, खासी, जयंतिया जनजाति भी पाई जाती है और ये पहाड़ी मेघालय में स्थित है। आपको यहाँ पर बताना है कि मासिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि संध्या गुरंग को किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। बॉक्सिंग, कुश्ती, तैराकी और तीरंदाजी। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो संध्या गुरंग को किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, तो बॉक्सिंग में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, पेरोक्साइड का और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन का उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर चुन रहे हैं। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया। 1920 में, 1947, 1910 और 1921। जल्दी से बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1910 बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लेते हैं कि दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी को, 2 मार्च को, 3 जनवरी और 28 अगस्त। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई। 71वें, 73वें, 72वें और 74वें। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई, तो 72वें। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर बता रहे हैं। 22वां प्रश्न है कि पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है। रंध्रों के द्वारा, तना के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पौधों में गैस विनिमय किसके द्वारा होता है, तो ये रंध्रों के द्वारा होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये मोस्ले के द्वारा दिया गया है। ये है जो कि परमाणु संख्या पर आधारित है। इससे पहले जो आवर्त सारणी दिया गया था वो मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था जो कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि अनुच्छेद 279 के एक किससे संबंधित है। नीति आयोग से, वित्त आयोग से, जीएसटी से और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अनुच्छेद 279 के एक किससे संबंधित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी जीएसटी बता रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है। आभासी होती है, वास्तविक होती है, समतल और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वास्तविक होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न है कि पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो ये राजस्थान में लागू हुआ। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया? यानी जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका नाम था उसका नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया। तो कब रखा गया? तो 6 अगस्त 2021। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश के कारण बनता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण और क्षेपण के कारण। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस के प्रकाश किरणों के अपवर्तन के कारण बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 29वां प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में और मध्य प्रदेश में। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये केरल में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम और थोरियम, हाइड्रोजन और थोरियम और डी है हाइड्रोजन और सोडियम। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है हाइड्रोजन और थोरियम, यानी पहला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है और अंतिम जो तत्व है वो थोरियम है। न्यूलैंड्स के द्वारा जो अष्टक नियम दिया गया था इसमें जो गुण मिलता था यानी 8 तत्वों का ग्रुप बनाए थे और इसमें जो गुण मिलता था पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से मिलता जुलता था। तो इसे ही न्यूलैंड्स के अष्टक नियम बोला जाता है। इसमें पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व इसमें थोरियम था। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा था? डांडी मार्च था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1930 में नमक कर से संबंधित कौन सा आंदोलन था? तो डांडी मार्च था और इसी मार्च के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी शुरुआत हुआ 1930 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में ये शुरू किया गया था और सहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले तो यहाँ पर समझते हैं कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो उस टाइम के प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो उस टाइम प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक था और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि चलो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चलो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की कितना आरक्षण है? 30%, 31%, 32%, 33%। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 33%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 35वां प्रश्न है कि सेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954 में, 55 में, 58 में और 60 में। तो सेल जो कि महारत्ना कंपनी है इसका स्थापना जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही बता रहे हैं। 36वां प्रश्न है कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पेरिस ऑफ प्लास्टर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी
नदी निकलती है? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और यमुना नदी। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नर्मदा नदी, बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि जब प्रकाश वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री और 0 डिग्री। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए, जब प्रकाश वक्ता त्रिज्या से होकर अगर जाएगी तो इसके बीच एंगल नहीं बनेगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन। पहला प्रश्न है आपके सामने कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, परवेज मुशर्रफ को, रहमत अली चौधरी को, खान अब्दुल गफ्फार को। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है? मेजर कहा जाता है, नगर आयुक्त कहा जाता है, नगर अधीक्षक कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, महापौर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था? पैशन, मसाहत, सर्व और चक्रा। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सल्तनत काल में भूमि के पैमाइश को क्या कहा जाता था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, मसाहत, बिल्कुल सही जवाब है। 4 प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? 20%, 40%, 80% और 11%। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सूर्य ताप का कितने प्रतिशत जो भाग है वो जल वाष्प के द्वारा उसे सोख लिया जाता है? तो 11%। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी 11%, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है आपके सामने कि 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है? पर्यावरण से, प्रदूषण से, शिक्षा से और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 6वां प्रश्न है आपके सामने कि पानी के प्रवाह का मापक है, यानी पानी के जो प्रवाह होता है उसको किससे मापते हैं आपको बताना है। उसका मापक क्या है? क्यूबिक है, क्यूसेक है, हाइग्रोमीटर है, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, क्यूसेक, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर हाइग्रोमीटर है, वायु के आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सेशन यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 7वां प्रश्न है आपके सामने, संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और राष्ट्रपति। बताइए 7वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? तो अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है और 0 होती है। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो देखिए, उत्कृष्ट गैस को अक्रिय गैस भी कहा जाता है और इसे 0 वर्ग यानी 18वें नंबर वर्ग में रखा जाता है। इसका संयोजकता जो होती है वो 0 होती है, इसलिए इसे 0 वर्ग भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि कवि गुरु किसे कहा जाता है? बंकिम चंद्र चटर्जी को, सुरेंद्र नाथ बोस को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, अवनींद्र नाथ ठाकुर को। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कवि गुरु किसे कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि रंगभूमि के लेखक कौन है? कालिदास है, तुलसीदास है, प्रेमचंद्र है और कबीर है। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रंगभूमि के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद्र, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वहाँ से ज्वाइन करके जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है सभी का PDF आप डाउनलोड करके डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि TRP का अर्थ क्या होता है? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, टोटल रेटिंग पॉइंट, टोटल रेट प्रोडक्शन और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? TRP का क्या अर्थ होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि सेंट लुइस किस नदी के किनारे स्थित है? मिसिसिपी नदी, सीन नदी, ड्यूब नदी और टाइबर नदी। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सेंट लुइस किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। और सेंट लुइस किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध किताब तहकीक-ए-हिंद को किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, बी है सिकंदर, सी है अलबरूनी और डी है जहांगीर। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अलबरूनी, बिल्कुल सही जवाब है। अलबरूनी किसके दरबार में थे? तो ये महमूद गजनवी के दरबार में थे। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, नीदरलैंड में, न्यूजीलैंड और चीन में। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी चीन बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि जय जवान का नारा किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जय जवान का नारा किसने दिया था? तो केवल अगर जय जवान बोला जाए तो जय जवान का नारा विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर जय जवान और जय किसान हो जाए तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। और जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान हो जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा नारा दिया गया था। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध किससे है? आँख से है, कान से है, नाक से और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध किससे है? तो ये नाक से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, वेसर शैली में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष आरंभ किया गया? 1951 में, 1949, 1956, 1955। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष आरंभ किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 1951, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कुछ इस प्रकार आपके सामने कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है? पुणे में है, हरियाणा में, जयपुर और ग्वालियर। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 20वां प्रश्न है कि किस मुगल काल के चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? मंसूर अली को, मोहम्मद मिर्ज़ा को, बेहजाद को और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस मुगल काल के चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था? तो बेहजाद को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बेहजाद, बिल्कुल सही जवाब। बेहजाद किस मुगल शासक के समय में थे? तो ये बाबर के समय में थे, याद रखिएगा। और बाबर ही मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश का नींव रखे थे। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि तमिल और सिंहलीज कहाँ के दो प्रमुख जाति वर्ग है? बांग्लादेश का, श्रीलंका का, नेपाल का और भूटान का। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तमिल और सिंहलीज कहाँ के दो प्रमुख जातीय है? तो ये श्रीलंका का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है।
22वां प्रश्न है आपके सामने, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 80, 78, 65 और 59। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संविधान का कौन अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है? तो यह 78 है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि जिस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है वह कहलाता है। यहाँ पर देखिए जो जितने भी भारत में बैंक है वो आरबीआई यानी जो सबसे मेन बैंक है आरबीआई को अगर ऋण देता है, जितने छोटे छोटे बैंक है जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये सब बैंक है जो कि अगर आरबीआई को देते हैं ऋण तो इसको हम रिवर्स रेपो दर बोलेंगे। अगर आरबीआई इस सब छोटे बैंकों को अगर ऋण देता है उसको रेपो दर बोलते हैं। आरबीआई अगर छोटे बैंकों को देगा तो उसको रेपो दर बोलेंगे। अगर छोटे बैंक अगर बड़े बैंक को देगा यानी आरबीआई को देगा तो उसको रिवर्स रेपो दर बोलेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है कि जिस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है वह कहलाता है तो रिवर्स रेपो दर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है? उसको विवर्तन बोलते हैं। जो ही कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने, एंडोस्कोपी का सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी एंडोस्कोपी जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। अपवर्तन के, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है बिल्कुल सही। एंडोस्कोपी क्या है? तो यह एक चिकित्सीय सिद्धांत है, याद रखिए चिकित्सीय प्रक्रिया है। 26वां प्रश्न आपके सामने कि पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पॉलिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, इकोलॉजी और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? परागकणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पॉलिनोलॉजी कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 27वां प्रश्न आपके सामने कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, गोल्फ से, पोलो से और हॉकी से। बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रिंस ऑफ वेल्स से कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि शेकल किस देश की मुद्रा है? इजराइल का, सऊदी अरब का, नाइजीरिया का और थाईलैंड का। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शेकल किस देश की मुद्रा है? तो इजराइल का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि वेद किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा या प्राकृत भाषा, संस्कृत और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वेद किस भाषा में लिखा गया था? यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। वेद की संख्या कितना है? तो वेद टोटल 4 है। चारों वेद में सबसे जो पुराना वेद है, सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि फीफा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1930 में, 1904 में, 1921 और 1924। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? फीफा का गठन किस वर्ष हुआ? तो मई 1904 ईस्वी में 7 देशों ने मिलकर फीफा का गठन किया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि पौधे के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पौधे के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किस तत्वों की आवश्यकता होती है? तो फास्फोरस की आवश्यकता होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, उपराज्यपाल को, राष्ट्रपति को और लोकसभा के अध्यक्ष को। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
लोकसभा को समय से पहले भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को यहाँ तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। 33वां प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पर 4 राष्ट्रपति भारत के दिए गए हैं। इनमें से बताना है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। भारत में टोटल 3 बार आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। इन चारों में से कौन है जो कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति थे? आर वेंकट रमन, ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा और फखरुद्दीन अली अहमद। तो थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर। देखिए, आपातकाल 3 प्रकार का आपातकाल लगता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन लगता है। तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद से राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, और वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 में। इस प्रकार से अनुच्छेद याद रखिएगा। पूछा जाता है कि वित्तीय आपात का वर्णन किस में, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस में और राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस में है। देखिए, राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो पंजाब में, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय आपात अब तक कितने बार लग चुका है? तो अब तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। एक लगा था 1962 ईस्वी में, दूसरा लगा था 1971 ईस्वी में, और तीसरा लगा था 1975 ईस्वी में। 1962 में जब लगा तो उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस टाइम थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1971 में जब लगा तो उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो बीबी गिरी, याद रखिएगा। और 1975 में जब राष्ट्रीय आपात लगा तो उस टाइम कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। तो बीबी गिरी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, केवल फखरुद्दीन अली अहमद दिख रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, टेनिस से और शतरंज से। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह, विक्रम सेठ, नारायण पंडित और कुलदीप नायर। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टिक आउट कर रहे हैं यानी ए चुन रहे भरत सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न की राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? देखिए, सूची कितने प्रकार के होते हैं? तो सूची 3 प्रकार के होते हैं। एक राज्य सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है और एक संघ सूची होता है। ये तीनों सूची का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में इन तीनों सूची की वर्णन किया गया है। यहाँ पर बात चलिए अध्यादेश। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो 123। अगर पूछा जाए कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो 213। राज्यपाल के लिए 213 याद रखिएगा और राष्ट्रपति के लिए 123 याद रखिएगा। तो देखिए, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? तो राज्य सूची के विषय पर। संघ सूची पे कर सकते हैं, समवर्ती सूची पे कर सकते हैं, राज्य सूची पे कौन कर सकते हैं? तो राज्यपाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि अल्कली मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है? पेट्रोल में, जल में, केरोसिन में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जानेंगे कि अल्कली मेटल कौन सा है। तो देखिए, इसके अंतर्गत कौन कौन सा तत्व आता है? तो देखिए, प्रथम वर्ग में जितने भी तत्व है, यानी अगर लिथियम की बात किया जाए, लिथियम हो गया, उसके बाद से सोडियम हो गया, उसके बाद पे पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, ये सब है ना, जबकि अल्कली मेटल के अंतर्गत आते हैं।
और ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलना प्रारंभ कर जाते हैं। तो केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, जिनके कारण से इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि नहरें बनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी, बैरम खां, मीर अली अकबर और गयासुद्दीन तुगलक। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नहरें बनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? गदर पार्टी का, लिबरल पार्टी के, समता पार्टी के और क्रांतिकारी संगठन का। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गदर पार्टी, बिल्कुल ही सही जवाब है। गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बाबा सोहन सिंह भकना थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड प्रश्न यहाँ पर कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना, यहाँ पर नहीं ऐड कर लीजिएगा, नहीं की थी? ब्रह्म समाज की, आत्मीय समाज की, प्रार्थना समाज और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना नहीं की थी? तो प्रार्थना समाज की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया। आत्मीय समाज का स्थापना 1814 ईस्वी में किया गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1951। बताइए, बेहद ही सिंपल प्रश्न, 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नौ प्रश्न है आपके सामने कि एशियाई शेर सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात में, राजस्थान में, उड़ीसा में और असम में। बताइए 4 नौ प्रश्न का सही आंसर क्या है? एशियाई शेर सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यानी गुजरात, बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है आपको बताना है। 730 वाट, 746 वाट, 760 वाट और 780 वाट। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? तो 746। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही उनका आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि प्रथम मारुति सुजुकी 800 किस वर्ष लॉन्च किया गया? 1981 ईस्वी, 1980, 1983, 1990। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रथम मारुति सुजुकी 800 किस वर्ष लॉन्च की गई? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1983 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम, सीजियम, एल्यूमिनियम और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी सीजियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। सीजियम के परमाणु संख्या कितना होता है? तो 55। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न आपके सामने कि अजैविक घटक कौन सा है? तापमान, जल, मृदा और डी है उपयुक्त सभी। बताइए इसमें से 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है कि इनमें से अजैविक घटक कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी उपयुक्त सभी, यानी तापमान, जल और मृदा, तीनों है जो कि अजैविक घटक है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न आपके सामने कि मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? मुगलों का पहला नियोजित शहर इनमें से कौन सा था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर दीजिए। 10 नंबर प्रश्न के ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? अश्वगंधा, सर्पगंधा, पंचवटी और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यानी अश्वगंधा, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई? 2000 में, 2001 में, 2009 में और 2010 में। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बंधन बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी 2001 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सहजानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और दयानंद सरस्वती। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल ही सही जवाब है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया। उसके बाद यहाँ पर दयानंद सरस्वती है, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया 1875 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये अनुच्छेद डी, अनुच्छेद 21 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो 18 से 22 है, इसी में प्राण और दैहिक का स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी भी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी उपयुक्त दोनों, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं आप अपवर्तन के कारण यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमको टिमटिमाते नज़र आती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ? 1961 में, 1962 में, 1963 में और 1964 में। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यानी 1963 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2016 को, 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2019। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जीएसटी कब लागू किया गया? तो ये जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे 1 जुलाई 2017, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि 11वीं अनुसूची में कितनी विषय है? 18, 29, 30 और 20। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो टोटल अनुसूचियों की संख्या कितना है? तो अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 है। इसमें जो 11वीं अनुसूची है इसमें 29 विषय है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि सिडबी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1990 में, 2002 में, 1980, 1961। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिडबी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 1990 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 18, 24, 22 और 21। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि मैंग्रोव वन भारत के किस राज्यों में पाया जाता है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मैंग्रोव वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पश्चिम बंगाल, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? भुजा हुआ चूना, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो CaSO4.12H2O। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? 1818 में, 1821, 1814, 1832। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1814 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? बेहद ही सिंपल प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर कि 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो 22 भाग है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं? तो ये 12 अनुसूची है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि आम्र वर्षा कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आम्र वर्षा कब होती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी ग्रीष्म ऋतु बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? RBC, WBC, HBC और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसमें से कौन सी कोशिका है जो कि अपना आकार बदल सकती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं WBC, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। U बराबर MV, M बराबर V/U, सी है कि V बराबर MU और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? उत्तल लेंस के आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, M बराबर V/U। V है जो कि प्रतिबिंब का ऊंचाई है और U है जो कि वस्तु की ऊंचाई है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है जब डैश से गुजरती है? ध्रुव से, फोकस से, वक्ता केंद्र से और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है जब डैश से गुजरती है, वक्ता केंद्र से जब गुजरती है तो लंबवत होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? दिन के समय, रात के समय, प्रातःकाल और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है कि पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करती है? तो जितने भी पौधे हैं वो दिन के समय ऑक्सीजन उत्सर्जित करती है और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। इसलिए बोला जाता है कि रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी भारत, बिल्कुल ही सही जवाब है। और नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? सूर्य, कृष्ण, शिव और विष्णु। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाई जाती है? तो तमिलनाडु में। और इस त्यौहार में किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य भगवान की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न है कि बंगाली निम्न में से किस राज्य की भाषा है? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और लक्षद्वीप। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बंगाली निम्न में से किस राज्य की भाषा है? तो ये त्रिपुरा का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? 1821 में, 1824 में, 1897 और 1860। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध से, फारसी से, सिख से और ईसाई से। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बौद्ध धर्म, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में, उज्जैन में, नासिक में और सूरत में। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मैसूर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सीसा। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी कैल्शियम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? IMO, IFC, IMF और ILO। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं IMF, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं हजरत मोहम्मद साहब, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि किसके प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसके प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर है उनका। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक में, केरल में, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी केरल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है चिल्का झील, बी है बैकाल झील, सी है टिटिका का झील और डी है बुलर झील। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी चिल्का झील बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सी है? तो बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3वां प्रश्न है आपके सामने, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1971 में, 72 में, 74 और 75 में। बताइए यहाँ पर 3वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 1975 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत क्यों की गई थी? तो जो अति पिछड़ा था, अल्पसंख्यक था, जो निर्धन था, उसका जीवन जो स्तर है उसको सुधार लाने के लिए उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 252, 225, 250 और 273। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी 250 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। राज्यसभा में अधिकतम सीट 250 हो सकती है। वर्तमान में कितना सीट है? तो 245 सीट है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 80 में किया गया है। और राज्यसभा को उच्च सदन और अस्थायी सदन भी कहा जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न आपके सामने, निशागंधी डांस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, गुजरात में, राजस्थान, छत्तीसगढ़। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? निशागंधी डांस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं केरल, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमिनो पेप्टीज और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? जल्दी से कमेंट कीजिए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पेप्सिन, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अटल पेंशन योजना के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? अटल पेंशन योजना के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो 40 वर्ष रखा गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 40 वर्ष बता रहे हैं, बिल्कुल ही उनका सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है आपको बताना है। जब पानी के टैब में कोई रखा गया है, इसमें नींबू रखा गया है, जब ऊपर से हम इसको देखते हैं तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत मालूम पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, अपवर्तन कारण, विवर्तन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए यहाँ पर कि खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ऑक्साइड और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो खाना को जल्दी पकाने के लिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3 और यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है Na2CO3। इसको धोवन सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न आपके सामने, मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब की थी? 7 अक्टूबर 1950, 15 अगस्त 1950, 8 अक्टूबर 1960 और 13 अगस्त 1955। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन में ए बता रहे हैं 7 अक्टूबर 1950, बिल्कुल ही सही जवाब है। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने, वायरस जनित रोग कौन सा है? टाइफाइड है, HIV है, मलेरिया है और दस्त है। बताइए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा रोग है जो कि वायरस के द्वारा होता है? तो HIV जो एड्स होता है वो वायरस जनित रोग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो टाइफाइड होता है ये जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 और 5। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन सा? तो प्रथम है जो कि उत्तरी पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत का पठार और चौथा है थार मरुस्थल और 5वां है समुद्री क्षेत्र। ये 5 भागों में अब बांटा गया है भारत के भौगोलिक भागों को। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, रघुराजन समिति और शिवरामन समिति। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं स्वर्ण सिंह समिति, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और जो कि 1976 में ये संशोधन हुआ था और इसको किस अनुच्छेद में रखा गया? तो 51 के ए में रखा गया, भाग 4 के
ए में रखा गया इस मौलिक कर्तव्य को। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है? 20, 21, 22 और 24। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है? देखिए अलैंगिक का बात करें जिससे कि लिंग की निर्धारण नहीं होता है, वो 22 जोड़ा होता है, 22 दूना 44। और जो 23वां जोड़ा होता है वो मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। यही है जो कि लिंग को निर्धारित किया करता है। अगर मेल X देता है और फीमेल का लगे तो हमेशा X रहता है, तो XX मिलकर फीमेल का जन्म होता है। और मेल अगर Y देता है और फीमेल X देती है तो यहाँ पर XY मिलकर लड़का का जन्म होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 22 जोड़ा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि पंचायती राज किस भाग में वर्णित किया गया है? भाग 6 में, भाग 9, 8 और 10। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पंचायती राज किस भाग में वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 9 में। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि मोनाजाइटिस खनिज किस राज्य में मिलता है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, केरल में और उत्तराखंड में। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मोनाजाइट खनिज किस राज्य में मिलता है? तो यह केरल में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 17वां प्रश्न है कि कांच के निर्माण में किसका उपयोग होता है? वॉशिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कांच के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा, जिसको धुआं सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922, 30, 24। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था जो कि 1922 ईस्वी में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था और चौरी चौरा कांड के उपरांत ही इसे स्थगित कर दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मा ने, हर्षवर्धन ने, भीमदेव ने और रत्नदेव ने। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मा ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने, देशबंधु चित्तरंजन दास पेशे से क्या थे? लेखक थे, वकील थे, इंजीनियर थे और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? देशबंधु चित्तरंजन दास पेशे से क्या थे? तो ये वकील थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में, मणिपुर में, मेघालय में और मिजोरम में। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सिक्किम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वारेन मार्टिन एंडरसन। देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो 1984 ईस्वी में हुआ था और इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो कीटनाशक था जो मिथाइल आइसोसाइनाइड था, उसी का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने, आवर्त सारणी में वर्तमान में कितने तत्व है? 112, 116, 118 और 120। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आवर्त सारणी, जो वर्तमान आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है और मोस्ले द्वारा ये तैयार किया गया है। इसमें कितना तत्व है? तो टोटल इसमें तत्व है वो 118 है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 118 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि आवर्त सारणी वर्तमान में कितने प्राकृतिक तत्व है? देखिए जो आवर्त सारणी है उसमें टोटल तत्वों की संख्या 118, लेकिन कितना है जो कि प्राकृतिक है? कुछ तत्व है जो कि अपने द्वारा मनुष्य उसको तैयार किया है, उसमें नेचुरल जो एलिमेंट्स है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 94 को है।
25वां प्रश्न आपके सामने, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 1, 2, 4 और 6। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी 6 बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कौन कौन सा है? तो देखिए, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, ये 4 हो गया। उसके बाद उड़िया और संस्कृत, ये 6 है जो कि शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में। 26वां प्रश्न है कि ईस्ट किण्वन का उपयोग किस में होता है? ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में। सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ईस्ट किण्वन का उपयोग किस में होता है? तो ये ब्रेड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और बियर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान, जैन अवेस्ता, बाइबिल और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बाइबिल है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कुरान है जो कि मुस्लिम का है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि त्रैया उपनिषद किस वेद का है? ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का। जो ऐतरेय उपनिषद है वो किस वेद का है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यानी ऋग्वेद, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए, ऐतरेय उपनिषद है जो कि ऋग्वेद का है। सामवेद का कौन सा उपनिषद है? तो पंचविंश। यजुर्वेद का कौन सा है? तो शतपथ उपनिषद है जो कि यजुर्वेद का है। और अथर्ववेद का है वो गोपथ है। ये चारों याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि 1969 में कितने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 12, 14, 16 और 19। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1969 में कितने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि लिविंग रूज ब्रिज यानी जीवित जर का जो पुल है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में, मेघालय और छत्तीसगढ़ में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी मेघालय बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने, वांगला किस राज्य के गारो जनजाति का त्यौहार है? मेघालय का, आंध्र प्रदेश का, गोवा का और मणिपुर का। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वांगला किस राज्य के गारो जनजाति का त्यौहार है? तो यह मेघालय का है। गारो खासी जयंती है, ये तीनों जनजाति है जो कि मेघालय में है और गारो खासी जयंती नामक पहाड़ी पर ये सब निवास करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है और कार्बनिक होती है। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो जितने भी धातु ऑक्साइड होती है सभी का जो प्रकृति होता है वो क्षारीय होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ तक सेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने के स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? लाल रंग का, हरा रंग का, बैंगनी का और पीला का। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो देखिए स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वह सी यानी बैंगनी का सबसे अधिक होता है और सबसे कम विचलन होता है वो लाल रंग का। जिस कलर का विचलन सबसे अधिक होता है उसका तरंग दैर्ध्य कम होता है और जिसका विचलन सबसे कम होता है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 20 में, 21 में, अनुच्छेद 42 में और 40 में। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं अनुच्छेद 40, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, वोल्ट होता है, वाट होता है और डाइन होता है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी बता रहे हैं यानी बोल्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किस भाग में वर्णन किया गया है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में और भाग 4 में। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये किस भाग में वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भाग 3 में। देखिए भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है वो भाग 1 में, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो भाग 2 है इसमें नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। कितने प्रकार से मनुष्य को नागरिकता मिलता है, कैसे उसका नागरिकता का ले लिया जाता है, इस सब बारे में वर्णन किया गया है वो भाग 2 में किया गया है। और ये अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है जो कि इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो भाग 3 है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णन किया गया है। इसमें मनुष्य के मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या है जो कि 6 है, उसमें 14 से 18 तक है जो कि समता का अधिकार है। उसके बाद से 19 से 22 तक है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद से 23-24, ये 23-24 2 है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद से 25, 26, 27, 28 ये 4 जो अनुच्छेद है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो 29 और 30 है ये है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। और जो 32 है जो कि बेहद इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के आत्मा इस अनुच्छेद को कहते हैं। संवैधानिक उपचारों का उपबंध है जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो भाग 4 है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णन किया गया है। भाग 4 में किया गया है 36 से 51 तक। और 51 के जो ए है उसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न, एक सामान्य पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं? 22, 46, 48 और 52। बेहद ही सिंपल प्रश्न है। एक सामान्य मनुष्य में कितने? तो 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि अवर्णीय लवक कौन सा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट बता रहे हैं। अवर्णीय लवक कौन सा है? तो ल्यूकोप्लास्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि गोलीय दर्पण में फोकस एफ और वक्ता केंद्र सी के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देख लीजिए। तो देखिए गोलीय दर्पण है जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो जिसके अंदर का भाग दर्पण आता है और बाहरी जो भाग रहता है जिससे इसको कलाई कर दिया है, ये अवतल दर्पण है। अंदर वाला भाग इसको धासा रहता है, इसको अवतल दर्पण करते हैं। और ये है जो कि एफ है और ये है जो कि सी है। तो जो एफ होता है वो सी के आधा होता है, जो एफ का डिस्टेंस होता है वो सी के आधा होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि एफ और यानी इन दोनों के बीच की दूरी पूछा गया है, सी और एफ के बीच का दूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा r/2, यानी जो इसका वक्ता त्रिज्या है, वक्ता त्रिज्या का जो आधा हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा सी तथा एफ के बीच का डिस्टेंस। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि सबसे पहले नगर निगम कहाँ चालू हुआ था? मद्रास में, कोलकाता में, बम्बे में और दिल्ली में। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे पहले नगर निगम कहाँ चालू हुआ था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी मद्रास बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।